हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर चल रहा है और यहाँ पे ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे आपने तो पहले जा करके उन्हें देखें और फिर हमारे पास में ये थर्ड लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करें। अगर इससे आगे की चीज़ें आपको आती हैं, आपने पढ़ रखा है, वेल एंड गुड, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो चैप्टर है उसे फिनिश हम कर दें जितना जल्दी हो सके। एनसीईआरटी हाइलाइट्स हम फटाफट से फिनिश कर लें। इससे पहले आपको एक बार एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है। लेक्चर के बाद भी एक बार एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इतना कर लोगे तो आपका श्योर ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर क्या, कोई भी बायो में चैप्टर इतना करने से बिल्कुल ही क्लियर हो जाना है और अच्छे से क्लियर होना है और टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है हमारे पास में? बहुत सारे जो नेचर में प्लांट्स है ना, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट बोले तो मेल और फीमेल दोनों सिंगल बॉडी पे ही रहते हैं। ठीक है, सेम प्लांट पे। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोशियस या डायोशियस? मोनोशियस कहेंगे। ठीक है, मोनोशियस यानी एक ही प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहते हैं और एक ही फ्लावर पे भी मेल फीमेल होने चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम फ्लावर की बात करेंगे हर्माफ्रोडाइट की, इसमें मतलब बाइसेक्सुअल। फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मेल और फीमेल गैमेट दोनों होगा उसके। ठीक है, अब इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को क्यों यूज करते हैं? अच्छा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है इनब्रीडिंग, यानी खुद में ही एक ही फ्लावर के अंदर में रिप्रोडक्शन होने से, एक ही प्लांट के अंदर में रिप्रोडक्शन होने से रोकना। ठीक है, आउटब्रीडिंग मतलब अब एक फ्लावर या एक प्लांट से बाहर जाके रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, तो इसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। ये जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करता है। अगर एक फ्लावर में ही मेल है फीमेल है, वो आपस में ही जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है ना, जनरेशन बाई जनरेशन, मतलब एक फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल है, उन दोनों ने रिप्रोड्यूस किया, दूसरा फ्लावर आएगा, उसने क्या किया, उसमें भी सेम मेल एंड फीमेल दोनों ने साथ में रिप्रोड्यूस किया। तीसरा फ्लावर आएगा, तीसरे जनरेशन में आएगा, उसमें भी मेल फीमेल सेम फ्लावर ने रिप्रोड्यूस किया। चौथा जनरेशन आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो है कुछ जनरेशन्स के बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जनरेशन बाय जनरेशन इनका जो है ना फर्टिलिटी इंडेक्स जो होता है या फिर फर्टिलिटी कैपेसिटी वो घट जाती है। या तो ये एंड टू एंड रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, या अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स है उसमें किसी ना किसी तरीके की दिक्कत होगी। ठीक है, किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को देखना है, तो इसीलिए इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं और इसी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स जो है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है हमारे पास। टोटल 1 2 3 4 5 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। ये पांचों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास में आता है सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन खराब कर दी हमने प्लांट की। हमने यहाँ पे क्या की, एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, ठीक है, इस पे मेल है, इस पे ही फीमेल है, तो इन दोनों की सिंक्रोनाइजेशन खराब कर दी। मतलब ये कि यहाँ पे जो मेल पार्ट है वो जल्दी मैच्योर हो जाएगा या फिर जो फीमेल पार्ट है वो जल्दी मैच्योर हो जाएगी। इन दोनों में से कोई एक जल्दी मैच्योर होगा और वो रिप्रोडक्शन कर लेगा, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट जो है वो मैच्योर होगा। मतलब यहाँ पे मेल पार्ट मान लो पहले मैच्योर होगा, ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन अपना इसका जो है निकल के उड़ के चला जाएगा दूसरे जगह पे। ठीक है, वहां जाके रिप्रोड्यूस कर लेगा दूसरे फ्लावर्स के साथ में। उसके बाद ये जो फीमेल है ना, उसके बाद ये फीमेल जो होगी ना वो मैच्योर होगी और बाहर से कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आकर के इसको रिप्रोड्यूस करेगा। इनका जो मैच्योरिंग का टाइमिंग है वो डिफरेंट कर दो ताकि चाह के भी ये मेल इस फीमेल को रिप्रोड्यूस ना कर पाए। ठीक है, बस यही चीज़ थी इसमें। तो अब एक बार फिर से देखेंगे हम लोग इस चीज़ को। इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, जो पॉलन रिलीज हो रहा है और जो पॉलन रिलीज हो रहा है और जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी करना चाह रही है, उन दोनों को नॉन सिंक्रोनाइज्ड कर दो। या तो पॉलन पहले रिलीज हो जाएगा स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगी बहुत पहले, जब पॉलन रिलीज होगा उससे बहुत पहले रिसेप्टिव हो जाएगी। तो ये एक काम कर सकते हो, तो इसमें हम लोग आएगा नॉन सिंक्रोनाइजेशन या नॉन सिंक्रोनाइज्ड पॉलन एंड पिस्टिल। ठीक है, दूसरा देखते, ये हमारे पास में पहला हो गया। अब दूसरा यहाँ पे आते हैं हम लोग में। इन सम स्पीशीज द एंथर and stigma are placed at different positions, so the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। मतलब कुछ इस तरीके का समझो। अगर मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है, इसमें हमारे पास में ये अगर स्टिग्मा है,
I mean, ये अगर हमारे पास में फीमेल पार्ट है और ये हाँ ये अगर मेल पार्ट है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना कि इससे जो है पॉलन ग्रेन्स झड़ के इसके ऊपर आ जाए। पॉसिबल है ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग इस अरेंजमेंट को ना अपना के ऐसा कर देते हैं कि हमारा पॉलन जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, और हमारी स्टिग्मा जो है वो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये बाहर की तरफ लटका हो रह जाए और ये दूसरे साइड में लटके रह जाए। तो इस तरीके से करके हम लोग अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं और जो है पॉलन पिस्टल के इंटरेक्शन को जो है वो रोक सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ने क्या कर दिया, दोनों का जो है हमने पोजीशन डिफरेंट कर दिया ताकि जो स्टिग्मा और क्या बोलते हैं स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन है वो दोनों से कांटेक्ट ना करें। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन। मतलब देखो, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे पास में जो स्टिग्मा है वो किसी भी पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने नहीं देती है। मतलब ये कि अगर मान लो कोई रोज का फ्लावर है, ठीक है, कोई रोज का फ्लावर है, उसके ऊपर में अगर हमारे पास में लेट्स से ऑर्किड्स के पॉलन ग्रेन आ गए, तो क्या रोज का प्लांट जो है, ये रोज है, ठीक है, ये रोज है, ये ऑर्किड्स है, ठीक है, ये ऑर्किड्स है। मान लो ये रोज का जो है ये फीमेल पार्ट है और ये ऑर्किड्स का पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये जो रोज है ये बिना जांच पड़ताल किए क्या इस पॉलन ग्रेन को अपने ट्यूब में जो है स्टाइल में पॉलन ट्यूब बनाने का जो है ऑर्डर दे देगी? नहीं। यहाँ पे ये स्टिग्मा जो है ना, ये जो स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा ये इस पॉलन ग्रेन को प्रॉपर जांचेगी, प्रॉपरली देखेगी क्या ये पॉलन ग्रेन हमारे ही स्पीशीज का है या नहीं, ठीक है। तभी तो एक रोज सिर्फ रोज के पॉलन ग्रेन को ही अपने अंदर में जो है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करने का जो है हक देती है। कभी भी एक रोज के फ्लावर में नहीं देखोगी कि एक ऑर्किड्स का फ्लावर या एक सनफ्लावर लटका हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लो हम लोग ने इस पॉलन पिस्टल के हमारे पास में इसको कहते हैं इसको कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, सॉरी, इसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी चेक करना, ठीक है। अगर ये पॉलन सेम कंपैटिबिलिटी का नहीं निकला तो फिर को हम लोग कहेंगे इस कंडीशन को इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है जो हमारे लिए कंपैटिबल नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब सेम फ्लावर वाला नहीं होना चाहिए या सेम प्लांट वाला नहीं होना चाहिए। तो बस हम लोग को क्या करना है कि ये पॉलन अगर सेम फ्लावर का है और ये स्टिग्मा अगर सेम फ्लावर के, इन दोनों के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी कर दो भाई। तुम अपनी फ्लावर के पॉलन ग्रेन से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। तुम अपने प्लांट के पॉलन ग्रेन से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। तो ये कुछ मैकेनिज्म हमने किया, जादू मंत्र टोना, और यहाँ पे इन फ्लावर को बना दिया इनकम्पैटिबल। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट से आने वाला कोई भी फ्लावर, ताकि यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन ना हो पाए सेल्फ वाला, ठीक है। ये हो गया हमारे पास थर्ड। इसके बाद में आते हैं थर्ड पॉइंट में। हम भाई सिंपल सी बात, हमने क्या करना है कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर वाले नहीं होने चाहिए एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करना। फ्लावर को ही यूनिसेक्सुअल कर दो, प्लांट को ही डायोशियस कर दो, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सिंपल सी बात। तो फ्लावर को हमने क्या कर दिया यूनिसेक्सुअल, मतलब एक फ्लावर या तो सिर्फ मेल होगा या तो सिर्फ फीमेल होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। इसमें एक प्लांट है उसके ऊपर एक मेल फ्लावर है, दूसरा फीमेल फ्लावर है। अब ये दोनों अगर आपस में भी रिप्रोड्यूस करते हैं तब भी तो फ्लावर अलग अलग हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ देख लो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर ले लेंगे, जैसे हम लोग ने सेम प्लांट पे देख लिया, कैस्टर हो गया एंड मेज हो गया, जिनको हम मोनोशियस कहेंगे। एक ही प्लांट पे मेल भी होगा फीमेल भी होगा, लेकिन फ्लावर्स अलग अलग होंगे, मेल के फ्लावर अलग होंगे फीमेल के अलग होंगे। ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन क्या ये ग्लिटेनोगैमी को प्रिवेंट करेगा? नहीं। ग्लिटेनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट सेम रहते हैं बट उसमें फ्लावर्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है। ये मैंने सारे आपको लास्ट लेक्चर में समझा रखे हैं, वहाँ आप जाकर भी देख सकते हो। दोनों लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, नहीं मिले तो मैं इनके जो है प्लेलिस्ट का या फिर वीडियो का जो लिंक है
वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होगा, उस पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग ने देख लिया एग्जाम्पल में। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो डायोशी बन जाएंगे। डायोशी यानी डायोशियस, मतलब पूरा का पूरा प्लांट ही या तो सिर्फ मेल होगा या तो सिर्फ फीमेल होगा। ये हमारे पास में ऑटोगैमी को भी बचाएगा और ग्लिटेनोगैमी को भी बचाएगा। यहाँ हमारे पास 5 पॉइंट आ गए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के। पहले में हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं। दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन डिफरेंट कर दे रहे हैं एंथर का और स्टिग्मा का। तीसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर रहे हैं। चौथे में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना रहे हैं। पांचवे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डायोशियस प्लांट बना रहे हैं। बात खत्म, 5 पॉइंट 5 चीज खत्म कर। अब आ जाते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे ही यहाँ जो चीजें मैं आपको समझा रही थी ना, ये चीज यहाँ पे आएगी, आप देख सकते हो। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन, ठीक है, कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। मतलब यहाँ पे पॉलिनेशन हमें अश्योरेंस नहीं देता है कि स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन आएगा वो उसी की सेम स्पीशीज का होगा, वो दूसरे स्पीशीज का भी आ सकता है। सिंपल सी बात है यार, पॉलिनेशन कैसे बता देगा, वो कैसे बता देगा कि जो हवा है वो रोज के पॉलन ग्रेन को उड़ा करके रोज के पास से लेके जाएगी, या फिर सनफ्लावर के पॉलन ग्रेन को, मस्टर्ड के पॉलन ग्रेन को उन्हीं के स्पीशीज वाले प्लांट पे लेके जाएगी। नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंश्योरेंस हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इसमें क्या किया, कुछ मैकेनिज्म अडॉप्ट कर ली। हमारे प्लांट्स ने क्या किया, कुछ मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लिया। जैसे पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, जिसमें हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का बात कर रहे हैं। अगर ये स्टिग्मा पे लैंड होगा तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहेंगे, जिसकी वजह से स्टिग्मा पहचान पाएगी, ठीक है, क्या इस पॉलन ग्रेन से हमें जो है वो फर्टिलाइजेशन करना या नहीं करना। जैसे पहले के वक्त पे ऐसा नहीं होता था, पहले की क्या अभी के वक्त पे भी होता है। जब भी शादी करने के लिए लड़के के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, ठीक है, क्या ये लड़की के लिए कंपैटिबल होगा या नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग देखते हैं कि परिवार कैसा है सामने का, लड़के वाले भी देखते हैं कि लड़की का परिवार कैसा है, लड़की कैसी है, तो दोनों साइड से चीज़ों को परखते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास में हमारे पॉलन ग्रेन और हमारी स्टिग्मा एक दूसरे को परखते हैं, देखते हैं और सोचते हैं क्या वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। तो वो चीज़ें सोच करके, समझ करके और हम लोग देखकर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, ठीक है। पिस्टिल के पास में ये एबिलिटी है कि वो पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है। वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप, कंपैटिबल है, या रॉन्ग टाइप, इनकम्पैटिबल, ठीक है। द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, अरे अभी तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, पोस्ट पॉलिनेशन कैसे आ जाएगा। तो बच्चा यहाँ ध्यान से देखो, ये पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नहीं है। पॉलिनेशन तो हो गया ना, एक बार स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आ गया तो पॉलिनेशन तो कंप्लीट। अब इसके बाद के जितने प्रोसेस होंगे वो सारे पोस्ट पॉलिनेशन होंगे, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं आया, अभी तो फर्टिलाइजेशन होना बाकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई बात में, अब ये फर्टिलाइजेशन कराएगा यहाँ पे। रॉन्ग टाइप ऑफ अगर पॉलन होगा तो पिस्टल क्या करेगी, उसे रिजेक्ट कर देगी बाई प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब इन द स्टाइल, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर और देर बैठने देगी, मतलब वहाँ पे उसका जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो है वो नहीं करने देगी हमारे पास में स्टाइल के अंदर। तो ये चीज़ है, यहाँ आप पढ़ लेंगे, कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं लिखी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एक जो है हमारा स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये आ रखे हैं। अगर देखो ये इन दोनों को तो साफ ही रिजेक्ट कर दिया, तो ये दोनों तो मान गए। कुछ छुछुंदर हैं जो फिर भी लगे हुए हैं, बट ये ज़्यादा दूर तक ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ के केमिकल रिएक्शंस ने इसका साथ नहीं दिया। बट ये राइट टाइप वाला पॉलन ग्रेन था, ये प्रॉपर जो है ये ग्रो कर गया, ठीक है। ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं। देखो कुछ जो है ना पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा ये दिखाया है, ये हमारे पास में कुछ जो है पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है, थ्रू स्टाइल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ हमारे पास में आ रही है चीज़ें। एक है easily study of pollen germination by dusting some pollen from flowers such as peach, chickpea, crotalaris, balsam, vinca, ठीक है। इन सब का हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्लास स्लाइड पे इन सब का जो है हम लोग में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन देख सकते हैं। कैसे देखेंगे,
ग्लास स्लाइड्स पे हम लोग को कुछ शुगर ड्रॉपलेट्स डालने पड़ेंगे शुगर सॉल्यूशन के अराउंड 10% सॉल्यूशन के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो परसेंट सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हो, सॉल्यूशन में आप लोगों को मिल जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो अबाउट हम लोग को इन सब का जो है पॉलन ग्रेन को निकाल करके छिड़कना है एक स्लाइड पे, उसके ऊपर में कुछ ड्रॉप्स डालने हैं शुगर सॉल्यूशन के 10% सॉल्यूशन के, ठीक है। 15 से 30 मिनट उसको रेस्ट देना है। उसके बाद में उसको अगर लो पावर लेंस में भी देखोगे ना तो तुम्हें अच्छा खासा तुम्हें पॉलन ट्यूब दिखाई देगा। इसके अलावा आप लोग खुद से जो अपने घर पे कर सकते हो, थोड़ा सा जो है तुम्हें डॉक्टर बनने की अगर फील लेनी है तो व्हाट यू कैन डू इज़ तुम हिबिस्कस का फ्लावर ले लेना और उसको जो है अपने मैं अपने टाइम पे क्या करती थी मैं वो बताती हूँ। हिबिस्कस का फ्लावर लेके आ गई, ठीक है, और उसे प्रॉपर तोड़ा, कुछ लीव्स के साथ में प्रॉपर तोड़ती थी मैं, कुछ लीव्स के साथ में प्रॉपर तोड़ती थी मैं, एंड फिर अपना कंपास ले करके कंपास को जिससे हम गोल बनाते हैं, ठीक है, कंपास ले लिया एंड स्केल ले लिया, ग्लव्स पहन के मैं वो डॉक्टर वाली फील लेने के लिए क्या करती थी, वो सारी चीज़ें ले ली, चाकू ले लिया अपने घर का और फिर उससे मैं प्रॉपर कट कर दी थी, मतलब एक एक पेटल्स को, एक एक सेपल्स को निकालना अच्छे से, थैलेमस को कट करके निकालना, सेपल्स को निकालना, देन पेटल्स को निकालना, उसके मतलब पूरा स्टेमन काउंट करती थी, फिर उसके स्टिग्मा मतलब पिस्टल को निकाला, उसमें स्टिग्मा देखती थी, उसमें पॉलन ट्यूब देखती थी, हमारे पास में पॉलन ट्यूब बोलती सॉरी स्टाइल देखती थी, ओवरी देखती थी, उसे कट करती थी, कोशिश करती थी कट करने का। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। आप लोग बहुत ध्यान से अच्छे से ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अगर आपके पास में मैग्नीफाइंग ग्लास है तो वैसे तो वो दिख जाता है अच्छे से, बट मैग्नीफाइंग ग्लास से थोड़ी फील अलग आती है। तो मेरे पास में वो ज्योमेट्री बॉक्सेस में आती है छोटे छोटे मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उससे मैं करते रहती थी बस बैठ के टाइम पास, जो खाली टाइम है तो उसमें आप भी कर सकते हो ये टाइम पास, और अच्छा है, चीज़ों के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा आगे करने के लिए, तो तुम और क्यूरियोसिटी बढ़ती है पढ़ने का, तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि मेंडल के बारे में सुना होगा क्लास 10th में, अभी वापस आगे आने वाले हैं वो हमारे पास में इनहेरिटेंस में आने वाले हैं। तो हमारे पास में जो मेंडल थे उन्होंने भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया था जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि हमारे पास में जो है सुपीरियर वेराइटीज़ ही आएँ। हालांकि उन्होंने तो ये चीज़ एक्सपेरिमेंट में ली थी, बट अभी के टाइम में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कराते हैं ताकि हमारे पास सुपीरियर वेराइटीज़ ही आएँ। तो इसमें हमारे पास में यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग। बट आप जब इनहेरिटेंस में पढ़ोगे तो एक टर्म और आएगा, दैट इज टैगिंग। क्या आएगा? टैगिंग, ठीक है। टैगिंग इज समथिंग, क्या होता है बताते हैं। देखो मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में हमने क्या किया, पहले करेंगे इमैस्कुलेशन, ठीक है। इमैस्कुलेशन बोले तो मेल पार्ट को उखाड़ के फेंक दो यहाँ से, बेसिकली स्टेमन जितने होंगे ना इन सबको तोड़ तोड़ के निकाल के यहाँ से फेंक दो, दैट इज इमैस्कुलेशन। बहुत दर्दनाक होता है सुनने में, यस, दिस इज इमैस्कुलेशन। अब देखो, अब उसके बाद में हम लोग करेंगे बैगिंग। बैगिंग बोले तो जो स्टिग्मा है, ऐसा हो सकता है ना कि दूसरे का पॉलन ग्रेन आके उसके ऊपर गिर जाए और उसको फर्टिलाइज कर दे, ठीक है, तो इसीलिए उसके ऊपर हम लोग एक जो है प्लास्टिक कवरिंग चढ़ा देते हैं, छोटा सा होता है, दैट इज बैगिंग, ठीक है। बैगिंग का मतलब हम लोग जो है स्टिग्मा की बैगिंग कर देते हैं ताकि वो कंटामिनेशन ना हो उसके अंदर में, ठीक है। अब बैगिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा जिससे हमें उसे फर्टिलाइज कराने का मन होगा, ठीक है, तो उसको ला करके उस बैगिंग को हटा करके स्टिग्मा के ऊपर छिड़केंगे और उसको वापस से बैग कर देंगे, दैट इज रीबैगिंग। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैम हमने स्टिग्मा के ऊपर पॉलन तो छिड़क ही दिया, तो रीबैगिंग क्यों कर रहे हैं हम? तो बेटा देखो, अभी ऊपर में हमने इधर पे पढ़ा ये पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर मान लो जब तक ये हो रहा है, कहीं दूसरा उसी स्पीशीज का दूसरा पॉलन ग्रेन आके मान लो उसको फर्टिलाइज कर दिया, तो हमारा इतना मेहनत तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उसको बाद में हम लोग रीबैगिंग करते हैं। पॉलन ग्रेन तो छिड़क देना, अब उसमें इंट्रैक्शन वगैरह में टाइम लगेगा, तो रीबैगिंग कर दिया, वो आराम से इंट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद में जो मैंने बताया था आपको टैगिंग, क्या बताया था? टैगिंग। टैगिंग बोले तो बच्चा, टैगिंग इज समथिंग कि हमने इसे पॉलिनेट कर दिया है, ये इतने नंबर का फ्लावर है, ये स्पीशीज है, इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, इसका फर्टिलाइज करा है, ये टैग के फॉर्म में। ऐसे कपड़ों के ऊपर जाते हो ना तुम लोग मॉल में, तो इस तरीके का टैग लगा रहता है, इस तरीके का टैग लगा रहता है, MRP वगैरह, MRP, हाँ, फिर क्वालिटी, कलर, क्या क्या कुछ कुछ लिखा रहता है इसमें, ठीक है। तो ये टैग लगाते हैं हम लोग फ्लावर के ऊपर। MRP नहीं लिखते हैं उसमें, हम लोग लिखते हैं बच्चा कि इसको कितने डेट पे हमने इमैस्कुलेशन किया, कितने डेट पे इसका फर्टिलाइजेशन, बैगिंग, रीबैगिंग किया, टैगिंग कब कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्लांट, कितने नंबर वाला प्लांट है वो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग रीबैगिंग टैगिंग में करते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज समथिंग विच इज क्या कहते हैं इसको, आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। यस, दिस इज
आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, अगर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पक्का ही होगा, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके पहले हमें थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, ये चीज़ पढ़नी है हम लोग को, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था, जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार में। हमने आपको पढ़ाया था ये जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास में चलाजल एंड के साइड में 3 सेल्स होती हैं, एक जैसी आइडेंटिकल, जिसको हम लोग एंटीपोडल्स कहते हैं। नीचे के साइड में माइक्रोपाइलर एंड में भी 3 सेल्स होती हैं, जिसमें से 2 सिमिलर होती है जिनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं, जिनके पास फिलिफॉर्म अपैरेटस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और एक होती है हमारे पास क्वीन, दैट इज एग, और बीच में होते हैं 2 न्यूक्लियाई जो किसी भी सेल से सराउंडेड नहीं होते हैं, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जब पॉलन ग्रेन हमारे पास यहाँ स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो पहले तो वहाँ पे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर पिस्टल ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई ये हमारे लिए ग्रीन फ्लैग है, अब इसका इंटरेक्शन स्टार्ट कराओ, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, ठीक है। ये है हमारे पास में सेल, ये हमारे पास में बड़ा वाला है वेजिटेटिव सेल, इसके अंदर छोटा सेल होगा, दैट इज जेनरेटिव सेल। बड़ा वाला को वीजी लिखते हैं, ठीक है, और छोटे वाले को हम बड़े वाले को वीजी क्यों लिख रहे हैं, वीसी लिखेंगे ना, वेजिटेटिव सेल, और छोटे वाले को जीसी, दैट इज जेनरेटिव सेल। ये हो गया हमारे पास जर्म पोर, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे पास में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन है इसी जर्म पोर से ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास में पहले जर्म पोर से ये जब बाहर निकलेगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे जो है सेल होगी हमारे पास जेनरेटिव सेल, क्या होगा यहाँ पे, जेनरेटिव सेल। अब ये सिंगल, अगर ये हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म में 2 कंडीशन होंगी, 40% का और 60% का, ठीक है। तो 40% वाले में तो 2 सेल्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास में ये जेनरेटिव सेल हैं ये ऑलरेडी 2 होंगी, ठीक है। लेकिन 60% वाले केस में जेनरेटिव सेल एक ही होती है, तो वो 2 कब बनती है, यहाँ पे एग्जैक्ट इसी कंडीशन में बनेंगी। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास में जेनरेटिव सेल है ये माइटोसिस करेगी, क्या करेगी, माइटोसिस, और 2 मेल जर्म सेल बनाएगी, क्या बनाएगी, मेल जर्म सेल। ये किस में होगा, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, डन। अब देखो ध्यान से, ये 2 है भाई, लड़के 2 हैं हमारे पास, लेकिन लड़की एक सेल तो एक ही है हमारे पास, तो अब क्या होगा, अब होगा डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास सिनर्जिड्स हैं इनके पास क्या है, फिलिफॉर्म अपैरेटस, जो कि फिंगर लाइक है। ये फिंगर से इशारे करती है पॉलन ट्यूब को और बताती है कि भाई तुम थोड़ा सा लेफ्ट लो, थोड़ा राइट लो, आगे आते जाओ, आते जाओ, राइट टर्न ले लो, ठीक है। तो ये हमें बताती है ये सारी चीजें। तो अब हमारे पास में बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, इशारे करके बताती है, ये याद करने का तरीका, ये केमिकल सिक्रीट करती है यहाँ से कुछ, तो जो पॉलन ग्रेन सेंस करता हुआ पॉलन ट्यूब यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। अब देखो होता है क्या, खेल है यहाँ पे आई थिंक दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ। अब जब यहाँ पे हमारे पास में मेल गैमीट्स आते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, अच्छा एक और चीज़, पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वेजिटेटिव सेल की वजह से, एक्चुअली वेजिटेटिव सेल ही है जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखो जब जैसे ही ये पॉलन ट्यूब आया, जो सिनर्जिड इसको रास्ता दिखा रही थी, सबसे पहले ये उसी सिनर्जिड में घुस के उसको मार देता है, ठीक है। जो सिनर्जिड, जो 2 सिनर्जिड्स हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस के हेल्प से इसको रास्ता दिखाती हैं, वो इसी एक सिनर्जिड में घुस करके, इन दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में घुसेगा और उसे मार देगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, रप्चर करेगा और यहाँ पे दोनों मेल गैमीट जो है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ ये चीज होगी। अब देखो होता क्या, 2 सेल है, मेल गैमीट्स है, एक फीमेल गैमीट है, तो दोनों मेल गैमीट में से कोई एक मेल गैमीट
फीमेल गैमीट के साथ मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और दूसरा बचा हुआ मेल गैमीट, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई रहती थी ना, पोलर न्यूक्लियाई, उनके साथ में मिलकर के 3n कंडीशन बनाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास में, एक फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट बना, जिससे एक फर्टिलाइजेशन हुआ मेल और फीमेल गैमीट का, जिससे जाइगोट बना। दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई के बीच में, जिसमें 3n कंडीशन बना। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब ध्यान से देखो, 1 मेल गैमीट प्लस 1 1 मेल गैमीट प्लस 1 फीमेल गैमीट, ये मिलके क्या बनाएंगी? जाइगोट, जो कि 2n कंडीशन का होगा, ठीक है, 2n कंडीशन का। अब एक होता है मेल गैमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये मिलके क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म, जो कि होता है 3n कंडीशन का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग कहते हैं सिनगैमी। किसी भी फ्यूजन को, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं। और इस कंडीशन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन यानी 3 न्यूक्लियस जुड़ रहे हैं, एक पोलर न्यूक्लियस N, दूसरा पोलर न्यूक्लियस N, तीसरा हमारे पास में एक मेल गैमीट N, तीनों मिलके 3n बना रहे हैं, तो 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन। तो इसी वजह से जब सिनगैमी होती है और साथ में ट्रिपल फ्यूजन होता है, तभी हमारे पास बनता है डबल फर्टिलाइजेशन। यहां लिख सकते हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप इसको डिटेल में आराम से पढ़ सकते हो। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे बन जाती हैं चीजें, इसके बाद में एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट कर जाती हैं और बचे हुए सिनर्जिड्स भी डीजेनरेट कर जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में एक बनता है जाइगोट का कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है कि जाइगोट बनेगा, फिर इसके बाद में हमारे पास में प्राइमरी एम्ब्रियो बनेगा, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, देन यहाँ मैच्योर्ड एम्ब्रियो बनेगा। जब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है तो उसके बाद में ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो में ऐसे कुछ हमारे पास में एक सेल का एक लेयर लंबा बन जाता है, लाइनिंग बन जाती है, जिसको हम लोग सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों बट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में 2 कॉटलीडन्स बने। ठीक है, इसके ऊपरी वाला भाग रेडिकल कहलाएगा, निचला भाग प्लेम्यूल कहलाएगा। ठीक है, प्लेम्यूल से हमारे पास क्या बनेगा? शूट सिस्टम। प्लेम्यूल से क्या बनेगा? शूट सिस्टम। ठीक है, एंड रेडिकल से क्या बनेगा हमारे पास? सॉरी, ये थोड़ा सा लैग हो रहा है। ठीक है, हमारे पास में प्लेम्यूल से क्या बनेगा? शूट सिस्टम।
शूट सिस्टम। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास में बन जाएगी। और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। यहाँ हमारे पास में मुबारक को फर्टिलाइजेशन हो गया है और एम्ब्रियो बन चुका है। अब हम लोग एंटर करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले आता है एंडोस्पर्म। जाइगोट से पहले एंडोस्पर्म का जो है डेवलपमेंट वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म जो है ये हमारे लिए न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर एम्ब्रियो। ठीक है, प्रोवाइड्स nourishment to the developing, प्रॉपर लिखेंगे हम लोग, developing to the developing embryo। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म टिश्यू। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, एंड आर यूज टू न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो में यूज करेंगे। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द पेन दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। और जो हम लोग नारियल पानी पीते हैं ना, वो यही फ्री न्यूक्लियस होता है। इसीलिए कहते हैं कि नारियल पानी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, और देखो नारियल पानी धीरे धीरे देखते हो कि जम जाता है। कैसे जमता है? तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में धीरे धीरे कंडेंसेशन होता है और इसका जो वाटर है वो धीरे धीरे करके जो फ्रूट है उससे इवापोरेट हो जाता है और वहाँ पे सेलुलर फॉर्मेशन हो जाता है, सेलुलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स फॉर्म करते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद वही नारियल हम लोग जो है उसके अंदर में खाने के लिए हमारे पास में निकल जाता है। तो फिर उसे हम लोग खाते हैं क्योंकि उसमें सेलुलर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू फेमिलियर विद इज नथिंग बस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है हमारे पास में। और इसमें कर्नल्स इज सेलुलर एंडोस्पर्म। जो हम लोग कोकोनट हम लोग खाते हैं, दिस इज नथिंग। ठीक है, एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसमें थोड़ा सा भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन एंडोजेनस सीड। ठीक है, एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, बीन्स, इन सब में एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं बचता। इसके बाद में कुछ सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है आफ्टर कंप्लीट सीड जर्मिनेशन के टाइम पे, उसको हम लोग एंडोजीनस सीड्स भी कहते हैं। इसके आगे भी नाम आएंगे कुछ हमारे पास में, एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस भी आएंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमारे पास में कैस्टर और कोकोनट होता है। ठीक है, एंडोजीनस को हम लोग एल्बुमिनस सीड कहेंगे जिसमें हमारे पास में एंडोस्पर्म बच जाएगा, और नॉन एंडोजीनस में हम लोग इसको नॉन एल्बुमिनस कहेंगे जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अब आ जाते हैं आगे हम लोग एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो हमारे पास में दो फेजेस में आ सकता है। एक है डाइकोटिलिडनस प्लांट में, एक है कॉटिलिडनस प्लांट में। तो अब हम लोग यहाँ पे एम्ब्रियो का बात करेंगे। तो एम्ब्रियो हमारे पास में दो तरीके के हो सकते हैं, एक डाइकोटिलिडन में और एक मोनोकोटिलिडन में। तो डाइकोटिलिडन में हमारे पास में कुछ इस तरीके का प्लांट दिखेगा। देखो इस तरीके का कुछ हमारे पास में एम्ब्रियो दिखेगा। ये हमारे पास में एक कॉटिलिडन, दूसरा कॉटिलिडन, ये प्लेम्यूल है, ये रेडिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक बीच से अगर लाइन डालेंगे तो यहाँ से बीच से लाइन डालेंगे तो इस लाइन के नीचे का एरिया हमारे पास हाइपोकॉटिलिडन, ऊपर का एरिया एपिकॉटिलिडन। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा एम्ब्रियो दिखेगा। ये हमारे पास में, ठीक है, और यहाँ पे बीच में आएगा हमारे पास में ये हमारे पास में एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये ऊपर वाला प्लेम्यूल, नीचे वाला रेडिकल, ये आएगा रूट कैप, और ये दोनों आएगा
कॉटलीडन, ठीक है। और ये हमारे पास में है मोनोकॉट का डायग्राम, जिसमें हमारे पास में रूट कैप के बाद में रेडिकल की एक एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाएगी जिसे हम लोग कॉलियोराइजा कहेंगे, और प्लम्यूल की भी एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाएगी जिसे हम लोग कॉलियोप्टाइल कहेंगे, ठीक है। इसे याद कैसे कर सकते हो, कॉलियोप्टाइल में पी आता है और कॉलियोराइजा में आर आता है, तो पी वाला प्लम्यूल का कवरिंग, आर वाला रेडिकल का कवरिंग। इसके बाद में एक खास बात, इनमें एक ही कॉटलीडन मिलता है जिसे हम लोग स्क्यूटेलम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लेगा द नेम ऑफ कॉटलीडन ऑफ मोनोकॉट इज स्क्यूटेलम, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास में आगे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यही सारी चीज़ें बस यहाँ पे हमें मिलेंगी। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ ये एक टेबल जो है वो मैंने लास्ट क्लास में बनवाया था यहाँ पे, जिसमें हमने कुछ बिफोर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स को हमने देखा है, ठीक है। ओवरी है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है। ओव्यूल हमारे पास में सीड बनाता है। इसके बाद इंटेग्यूमेंट्स हमारे पास में कवरिंग बनाते हैं सीड के, जैसे आउटर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट है, ये हमारे पास टेस्टा और टेगमेंट बनाते हैं। सीड की कवरिंग जो होती है वो 2 लेयर्स की होती है, ठीक है, टेस्टा और टेगमेंट की, ठीक है। न्यूसेलस जो होते हैं हमारे पास में पेरिस्पर्म बनाते हैं। न्यूसेलस वैसे तो मतलब बचते नहीं है, बट अगर बचते हैं तो ये थोड़ी हार्ड कवरिंग होती है। जैसे काली मिर्च है ना, वो हमारे पास में ऊपर वाली जो हार्ड कवरिंग है वो पेरिस्पर्म है, हम लोग उसका जो है पेरिस्पर्म ही खाते हैं, ठीक है। तो वो हार्ड सी जो है काली मिर्च वो पेरिस्पर्म ही होती है, ठीक। वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प बनाती है, फ्रूट की लेयर को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। अब सीड की बात करें तो सीड मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। सीड्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एल्ब्यूमिनस हो सकता है, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस बोलेंगे, जिसमें हमारे पास में बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है। एग्जाम्पल पी और ग्राउंडनट हो सकते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें हमारे पास में एंडोस्पर्म बच सकता है, भले ही पूरा ना बचे बट कुछ अमाउंट बच सकते हैं, जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ये सबको हम लोग एंडोस्पर्म एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं, ठीक है। इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट हमारे पास में न्यूसेलस जो होता है वो परसिस्टेंट होता है, जिसे हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। ब्लैक पेपर का भी मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं ये टफ प्रोडक्टिव सीड कोड्स होते हैं, जो हमें 2 तरीके के मिल सकते हैं। एक हो सकता है हमारे 2 तरीके के, 2 कवरिंग होती है, टेस्टा एंड टेगमेंट। इसके बाद में हम लोग देखते हैं माइक्रोपाइल रिमेन स्मॉल पोर इन द सीड कोड। सीड कोड के नीचे में एक स्मॉल पोर होता है, उसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। जैसे चना है, देखा ब्लैक वाला चना, ठीक है, या काबुली चना, वो जो नीचे से मुड़ा हुआ पार्ट होता है ना, उसके पास में देखना ना एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग माइक्रोपाइलर ओपनिंग कहते हैं। जैसे इसमें तो नहीं दिखाया है, ठीक है, तो चने में आप देख सकते हो। इसके बाद में एक हमारे पास में टर्म आता है डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी मतलब हमारे पास में जब सीड जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन और सीड सो जाता है, उसे हमें मॉइस्चर नहीं मिलता है और सीड सो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सीड डोरमेंसी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। एज ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड, ओवरी वैसे ही डेवलप करता है फ्रूट में, ठीक है। वॉल ऑफ ओवरी को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करें कुछ फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बारे में। ट्रू फ्रूट जिसमें हम लोग सच में सिर्फ ओवरी ही खाते हैं, ओवरी ही जब फ्रूट में डेवलप होता है तो उसको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉल्स फ्रूट में आते हैं, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास में ओवरी एज अ फ्रूट डेवलप नहीं करता है। कभी थैलेमस, कभी टेस्टा, ठीक है, कभी एरिल, ये सब जो है वो डेवलप कर जाता है। जैसे कि हमारे पास में थैलेमस जो है कभी कभी पूरा का पूरा फ्रूट बना लेता है, जैसे एप्पल है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, कैश्यू यानी काजू। तो ये सारे जो है ना, ये सारे हम लोग ओवरी नहीं खाते हैं, ये हम थैलेमस खाते हैं। ये हमारे पास फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स आ गए। इसके बाद हम लोग जो लीची है उसका एरिल खाते हैं, ठीक है, उसमें जो खाते हैं वो एरिल पार्ट होता है। हम लोग जो प्रोमोग्रेनेट खाते हैं वो टेस्टा खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारे फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में आते हैं। बट फॉल्स फ्रूट यानी नकली फ्रूट नहीं होता है, वो बस ओवरी से डेवलप ना होकर के कहीं और से डेवलप होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग सीड का हमें जो है वो दिखाया गया पार्ट। फॉल्स फ्रूट दिखाया गया है बी सेक्शन में, ये हमारे पास फॉल्स फ्रूट है,
ठीक है। अब एक आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यहाँ पे हमारे पास में सुनो 3 चीज़ें हमें समझनी है, 3 चीज़ें एक जैसी हैं वो समझोगे यहाँ पर। पार्थेनोजेनेसिस, एक होता है पार्थेनोकार्पी, एक होता है एपोमिक्सिस। ये तीनों सेम ही है, ये तीनों क्या है, सेम ही है बट डिफरेंट है। वो एक ट्रेंड है ना अभी, सेम बट डिफरेंट, तो ये वही है, सेम है बट डिफरेंट है। कैसे, देखो इन तीनों कंडीशन में एक चीज़ फिक्स है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन जैसे समझो, ये होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, या एनिमल्स बोल लो, एनिमल्स। पार्थेनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन प्लांट्स बनते हैं, प्लांट्स बोलो या फिर फ्रूट्स बोल लो, फ्रूट्स। एंड एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स बनते हैं, ठीक है। तो जब भी बिना फर्टिलाइजेशन के एनिमल्स बने उसको हम लोग कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बने पार्थेनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बने एपोमिक्सिस, ठीक है। पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल तो हमारे पास बनाना आ जाएगा, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे बनाना आ जाएगा, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल हमारे पास हनी बीज में जो ड्रोन्स होते हैं मेल, वो आ जाएंगे, ठीक है। एंड एपोमिक्सिस में आप यहीं पे देख लो, एग्जांपल इधर ही होगा, कहाँ से लगा, हाँ इसमें एग्जांपल दिया है कुछ, हाँ ग्रासेस का एग्जांपल दिया है, एस्टेरेसी फैमिली का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एपोमिक्सिस से बनाए जाते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। अब देखो बहुत सारे जो सीड्स है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक जो है वो अलाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में ओल्डेस्ट ल्यूपाइन मिला था, ल्यूपाइनस आर्कटिकस, दैट इज़ फ्रॉम आर्कटिक टंड्रा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास में कम से कम 10,000 साल तक डॉर्मेंसी में था, मतलब सोया हुआ था मस्त, ठीक है। इसके बाद में हमें मिल सकता है फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा जो 2000 साल तक में वाइबल था। ये हमें कब देखने को मिला था, ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल पीरियड में किंग हेयॉर्ड्स प्लेस में मिला था नियर डेड सी। तो याद रखना है, यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए 10 साल तक कौन सा सीड डॉर्मेंसी में था तो हमारे पास ल्यूपाइनस आएगा, 2000 साल तक कौन सा था तो फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा आएगा हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद में ऑर्किड्स फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। ये थोड़ा सा बस याद रखने वाला एक पॉइंट है। इसके बाद में एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी में आ जाए अगर हम लोग, तो एपोमिक्सिस तो बता दिया, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स का फॉर्मेशन, एग्जांपल्स भी देख लो, ग्रासेस, एस्ट्रेसी फैमिली हो गया, ठीक है। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब होता तो ये एसेक्सुअल ही है बट ये ऐसा लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन सब स्पीशीज द डिप्लॉयड एग ही यहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है, फॉर्म्स एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें रिडक्शन डिविजन नहीं होता है, ठीक है। मोर ऑफ मैनी सिट्रस एंड मैंगो। अच्छा ये पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में आ गया, सिट्रस और मैंगो का एग्जाम्पल है पॉलीएम्ब्रियोनी का। वेराइटीज ऑफ सम न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो स्टार्ट्स डेवलपिंग डिवाइडिंग प्रोसीड्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियोज। सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज, एक ओव्यूल में कई सारे एम्ब्रियोज होते हैं, इसको पॉलीएम्ब्रियोनी का केस कहा जाता है, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस के बारे में थोड़ा सा बात कर ले हम लोग। क्यों करते हैं एपोमिक्सिस, ताकि हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में रिसर्च वगैरह हम लोग कर सकें, ठीक है। बहुत एक प्लांट है उसको डेवलप हो करके और फर्टिलाइजेशन करा करके उसमें सीड डेवलप कराने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग सीड डेवलप कराते हैं ताकि रिसर्च वगैरह काफ़ी चल सके। गोइंग ऑन मेनी लाइब्रेरी अराउंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड द जेनेटिक एपोमिक्सिस
एंड टू ट्रांसफर एपोमेक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज़, अलग अलग टाइप के हाइब्रिड वेराइटीज़ भी इससे जो है वो बनती हैं। इस वजह से हमारे पास में एपोमिक्सिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप बिना झिझके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हैं। एंड कोई भी और डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड या बायो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप वहाँ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे लाने की, ठीक है, और फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 चैप्टर के बाद में हमारा ये पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप चैप्टर समझ आए हो, सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हुए हों। विद दिस वी आर डन। एंड अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लें। इस पूरे PDF का जो है आपको लिंक मैं आपको दे दूँगी। इस पूरे PDF का लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को अपनी एक वीडियो जिसमें मैं आयुर्वेदा के बेसिक्स के बारे में मैंने बात की है, वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझसे अगर आपको पर्सनलाइज्ड 1-to-1 इंटरेक्शन वाली क्लासेस लेने हैं तो इसके लिए भी आप बात कर सकते हैं मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के DMs में। लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। अब आप मुझसे बात कर सकते हो। तो रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।